नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 104 भारतीयों को यूएस मिलिट्री के विमान में बैठाकर अमृतसर भेज दिया गया। पहले भी कई बार अवैध प्रवासियों को भारत डिपोर्ट किया गया, पर इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। डिपोर्टेशन की इस खबर को भारतीयों के अपमान से जोड़कर सियासी तड़का लगा दिया गया। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन उन भारतीयों की तकलीफ की फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा है जो कि कबूतरबाजी का शिकार हुए। एजेंट को लाखों लाख की मोटी रकम देकर अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे और फिर उन्हें इस हाल में देश में वापस आना पड़ा। बहरहाल मुद्दा इतना बड़ा है कि संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर को जवाब देना पड़ा। अपने भाषण में विदेश मंत्री ने यूपीए काल के आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि न वापसी नहीं है, न ही प्रक्रिया अवैध अपनाई गई है। प्रवासियों के भेजे जाने के तकनीकी पहलू पर भी संसद में एस जयशंकर ने विस्तार से बताया। उन्होंने यह बताया कि 2012 से लागू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत डिपोर्ट किए गए लोगों को फ्लाइट में रिस्ट्रेंट के साथ ले जाया जाता है। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने भारत को यह बताया कि महिलाओं और बच्चों को डिपोर्टेशन के दौरान रिस्ट्रेंट में नहीं रखा गया, यानी कि बांध कर नहीं रखा गया। महिलाओं बच्चों को बांध कर नहीं रखा गया। फिर भी भारत सरकार अमेरिकी सरकार से लगातार बात कर रही है ताकि डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासी घमासान जारी है। पहले इस पर आई प्रतिक्रियाएं राजनीतिक लोगों से, फिर उसके बाद सवालों का जिक्र आज की चर्चा के लिए। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के विदेश मंत्री जब आज सदन में बोल रहे थे तो वो अमेरिका के विदेश मंत्री की तरह बोल रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हथकड़ी लगाने या पैरों में बेड़ी बांधने की घटना की उन्होंने निंदा की है या अमेरिका से विरोध दर्ज कराया है। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है, पूरे दुनिया में भारत का अपमान हुआ है। भारत का सिर शर्म से झुकाया है। तो आइए जल्दी से सवालों का जिक्र करते हैं। पहला सवाल आज जिस पर रहेगी चर्चा, अमेरिकी एक्शन का सियासी नरेशन क्यों? यूएसए डिपोर्टेशन हंगामा फुल ऑन, आरोपों की झड़ी, सवालों में हथकड़ी। डिपोर्टेशन पर घमासान भारी, विरोधियों ने की घेराबंदी। 104 भारतीयों की वतन वापसी, मुद्दा कैसे बना सियासी? आज करेंगे चर्चा। प्रवक्ता बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक खान है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अचल मल्होत्रा जी पूर्व राजनायिक हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक बोहरा पूर्व राजनायिक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत शलभ मणि त्रिपाठी आप ही के साथ करूंगी। मेरा सीधा सवाल सर, आपने कहा, एस जयशंकर ने कहा कि ना डिपोर्टेशन नया है, ना जो प्रक्रिया अपनाई गई वो कोई नहीं है, हमेशा से होती आई है। लेकिन यहां पर सवाल उस तरीके पर उठ रहा है जिस तरीके से भारतीयों की वापसी हुई है, हथकड़ी पहनाए हुए, चेन में बांधे हुए। क्या इस तरीके से भारतीयों की वापसी होगी? और क्या डिपोर्टेशन के इस तरीके को रोक पाने में भारत सरकार सक्षम नहीं थी यूएस के साथ? देखिए, आज माननीय विदेश मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ इस सारी सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने ये बताया कि ये प्रक्रिया पहली बार नहीं हुई, तो हंगामा पहली बार क्यों हो रहा है? जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनको भी ये पता है कि इंटरनेशनल कानून के तहत, अमेरिका के कानून के तहत ये सारी की सारी विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। और ये प्रक्रिया कोई उन लोगों के साथ नहीं है जो अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय। ये प्रक्रिया उन लोगों के साथ हो रही है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचे। अब वो कैसे पहुंचे, किन तरीकों से पहुंचे, उनके साथ किन लोगों ने कबूतरबाजी की, कौन से एजेंट शामिल रहे,
गैर कानूनी तरीके से जो लोग अमेरिका के भीतर रह रहे थे उनके साथ ये प्रक्रिया का पालन किया गया है। और ये आज से नहीं, 2009 से लेके विदेश मंत्री जी ने जो आंकड़े गिनाए हैं ये हजारों की संख्या में है। तो मनमोहन सिंह जी की भी सरकार में हुआ, उसके बाद भी हुआ, तो ये तो हमेशा से होता आया है। तो ऐसे में आज उसको लेकर बखेड़ा खड़ा करना, इस प्रकार की सियासत खड़ी करना, मुझे लगता है कि ये बहुत उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। तब जबकि सबको पता है कि इंटरनेशनल कानून के तहत अमेरिका के अपने कानून है, वहां पर जो लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं ये उस देश का कानून है, उस देश की अपनी विधिक प्रक्रिया है, उस देश ने उस प्रक्रिया को अपनाया है। और अगर पहली बार हुआ होता, पहली बार किसी के साथ इस प्रकार की चीज हुई होती तो निश्चित तौर पर सवाल बनता। जहां तक आपने कहा कि जो उनके साथ जिस प्रकार की उनको घेराबंदी के भीतर रखा गया, ये एक देश का अपना एक कानून है। जो लोग वहां पकड़े गए उनके पास कोई वहां का वीजा नहीं था, उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, वो किस प्रकार से वहां पे रह रहे थे, तो उस देश में वहां पर वो पकड़े गए, उस देश ने उनको वापस किया है। देश के अपने कानून होते हैं, अमेरिका के अपने कानून है, और ये कानून कोई ऐसा नहीं कि 2014 के बाद से लागू हुए हैं। इसलिए जो लोग बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं उनके पास सियासत के अलावा कोई चीज नहीं है। और मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जी ने जिस प्रकार से स्पष्टता की है, एक एक सवालों का जवाब दिया है, जो बताया, उसके बाद इस पर कोई सवाल बचता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारत सरकार ने कहा, स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका की जो सरकार है उनसे बात करके इसमें क्या और बेहतर हो सकता है, क्या उसके कारण रहे, उनको जानने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है तारिक खान साहब, फिर सियासी बखेड़ा क्यों? अगर ये प्रोसीजर 2009 से लागू है, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री की तरफ से आज सदन में राज्यसभा में दी गई, क्यों इस पर सियासी बखेड़ा है? अगर रिस्ट्रेंट एसओपी साल 2012 से लागू है, अमेरिका की नीति यही है, तो फिर इसको एक सियासत का विषय बनाने की जरूरत क्यों? क्योंकि ये पहली बार साल 2025 में तो हो नहीं रहा है, ये तो हमेशा होता आया, इसी तरीके से होता आया। हमेशा हथकड़ी लगा के लाई गई, इसके प्रमाण भी देने चाहिए हमेशा, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कि महिलाओं को भी हथकड़ी लगाई गई, हमेशा महिलाओं को भी हथकड़ी लगा के लाई गई, इसके भी प्रमाण देने चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं ना 2013 में या 8 में 9 में, सब था ही, सब 14 के बाद आया। वीडियो नहीं था, कैमरा नहीं था, कुछ भी, सब 14 के बाद आया, पुलिस आप देखते हैं। खैर चलिए, ये हमारे अधिकार में, मगर हमारा एयर स्पेस तो हमारे अधिकार में है। कंबोडिया जैसा छोटा देश कहता है जहाज नहीं उतरने दो, मैक्सिको भी कहता है जहाज नहीं उतरने, हम कहते हैं उतारो, बेइज्जत करो हमारे देश के नागरिक। है वो नागरिक, है उनकी गलती, ये भी मानता हूं। छोटे छोटे देश उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को विश्व को अपने मुंह से बता रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है। मैं अपनी ताकत दिखाने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। मनमोहन सिंह ने 2013 में जब एक IFS अफसर को वहां पर गिरफ्तार किया गया अमेरिका में, तो यहां दूतावास से अमेरिका के पुलिस हटा ली, तो बाइज्जत हिंदुस्तान वापस भेजा गया। करना पड़ता है, शक्ति दिखानी पड़ती है। लेकिन साहब यहाँ अंगूठी बेचने में बिजी है। भारत का प्रधानमंत्री 18 लाख रुपए हीरे की अंगूठी वहां के पूर्व प्रेसिडेंट की वाइफ को भेजते हैं, क्यों? और पूछना चाहता हूं, क्यों भेजते हैं? और वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के वहां से वापस, और हम उनको यहाँ से हीरे की अंगूठी भेजते। बड़ा पैसा है साहब, पैसा बहुत है ना, फालतू पैसा बहुत है। सबने अपनी किडनी बेच के पैसा आया है, टैक्स पेयर का पैसा कमाइए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किडनी बेची है, उसका पैसा ये टैक्स पेयर के पैसे से आप अपने लोगों को अंगूठे, हीरे की अंगूठियां दे, और वो हमारे नागरिकों को लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। आप लगातार कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, वो चाहे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह को उनको बताते हैं बोल नहीं पाते थे। आप देख लीजिए, चाहे इटली का मामला हो, उसमें भी मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था कि आप तैयार थे परिणाम भुगतने के लिए, लेकिन आज तो साहब चुप है। जाएंगे वहां 13 तारीख को, पहले उतरेंगे, फिर अमेरिका में उतरेंगे, वहां के हाउडी ट्रम्प कहेंगे, बहुत अच्छा। 18,000 लोगों को, मेरा सवाल है, क्या सब तो ऐसे ही आएंगे? क्या जो 7.5 लाख लोग हैं उनको ऐसे ही बंदी बना के लाया जाएगा? सर भारतीयों का झुकता रहेगा, सर ऐसे ही झुकता रहेगा? इतना जवाब 18,000 की लिस्ट वहां की स्टेट काउंसिल ने जारी की है, क्या तो ऐसे लाया जाएगा?
हाँ या ना? शलभ मणि बताना त्रिपाठी, चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा था उस वक्त भी हथकड़ी लगा के गया था तो फिर दीजिए ना, सबूत दीजिए, वीडियो सबूत दीजिए। और फ्रैंकली सर मैं बताऊं तो हमारी टीम ने भी उन वीडियोस को सर्च करने की कोशिश की जब इससे पहले की डिपोर्टेशन हुई थी। सर अवेलेबल नहीं है, अगर आर्काइव्स में किसी के पास है, कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास है तो दिखा दे। तरीका अगर पॉलिसी है और अगर वही एसओपी लागू की जा रही है, किसी को भी शलभ मणि त्रिपाठी वो तस्वीरें देखकर ये तो खराब लगेगा कि जिस तरीके से लाया गया। इस बात को आप बार बार प्रूफ करते रहिए, कहते रहिए कि पॉलिसी है उनकी, ठीक है सर, जायज है, हर देश की अपनी पॉलिसी होती है। तरीका कैसे जायज है? पूर्णिमा जी, अगर वीडियो आपके पास नहीं है, आपके आर्काइव में नहीं है, टीवी चैनलों के पास नहीं है, या हमारे तारिक खान साहब के पास नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आप उठाकर देखिए, आप आरटीआई लगा दीजिए। ये तो एसओपी बनी हुई है। और 2012 की जो बात कर रहे हैं, 2012 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, और 503 लोग डिपोर्ट हुए थे। 503 लोग, कोई 2-4-5 लोग नहीं, 503 लोग डिपोर्ट किए गए थे। और इसी एसओपी के तहत, इसी विधिक प्रक्रिया के तहत वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका ने उनको डिपोर्ट किया था। और तब तो हल्ला नहीं मचा, तब तो कोई शोर नहीं मचा। एसओपी भी यही थी। एसओपी ऐसा नहीं कि ट्रंप ने आते ही बना दी, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने काम शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं कि अचानक बना दिया। ये वही एसओपी थी, वही कानून थे, वही वैधानिक प्रक्रिया थी। हाँ, विपक्ष जो है, हम विपक्ष में थे जिसने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। इसको लेकर कोई इस प्रकार की चीजें नहीं की कि भारत को शर्मिंदा होना पड़े देश के, दुनिया के आगे। लेकिन आज विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, तो ठीक है, मुद्दा बनाना इनका अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां, जिस प्रकार का झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत स्पष्टता के साथ अमेरिका की सरकार ने भी कहा, हमारी सरकार भी कह रही, किसी महिला, किसी बच्चे के साथ ये चीज नहीं हुई। लेकिन जो एसओपी है, आप किसी देश के भीतर पकड़े जाते हैं, पूर्णिमा जी जाती हैं, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रही हैं, वहां पर पकड़ लिए गए। अब वहां पर पकड़ने के बाद एक सरकार का अपना कानून होता है, हर देश का अपना एक कानून है। दूसरी बात इन्होंने कहा, साहब वापस कर देते, तो वापस कर देते तो जो लोग आए हैं उनसे जरा पूछिए कि किन परिस्थितियों में वहां पर रह रहे थे। वो तो खुद बता रहे हैं कि साहब हमें छुप के रहना पड़ता था। जो वहां पर गए सर, जाके घरों में, जो वहां पर गए वो तो किस तरीके से गए, उन्होंने तो बहुत कुछ आप बीती बताइए सर, भरा पड़ा है सब कुछ। किस तरीके से गए, कैसे उन्होंने अपनी पूरी जमीन जायदाद, घर, सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं बचा उनके पास, कैसे गए और किसने धोखा दिया सर? एजेंट्स ने धोखा दिया। कबूतरबाजी जिसका मैं जिक्र कर रही थी सर, सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी समस्या की बात करते तो पहले तो उसकी जड़ में जाएंगे ना, कि उसकी जड़ कहां पर है। कौन है वो एजेंट्स? कौन है वो 40-50 लाख रुपए देके वादा करते हैं कि हम लीगल तरीके से आपको अमेरिका भेज रहे हैं, या किसी बड़े स्टेट में हम आपको भेज रहे हैं, किसी बड़े देश में भेज रहे हैं, लेकिन होता क्या है फिर वहां पर जाकर? देखिए, ये समस्या हमेशा चलती आई है और बार बार सरकारें जागरूक करती हैं कि आप बिल्कुल लीगल तरीके से जाइए। क्या बहुत से लोग जाके दुबई नहीं फंस जाते? बहुत से लोग जाके दूसरे देशों में नहीं फंस जाते, और हम उनको कई बार वापस लेके आते हैं। हमारा जो दूतावास है उनको वापस लेके आता। तो ये जो तारिक खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनको वापस कर देते, तो उनके साथ किस प्रकार की जुल्म ज्यादती वहां पर हो रही थी, किन परिस्थितियों में वहां पर रह रहे थे। तो आप चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को हम कहते हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं साहब हम आपको लेना नहीं चाहते। फिर उनकी स्थिति क्या होती? तो हमने तो उनको स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, हमारे लोग हैं वहां पे, जिन परिस्थितियों में थे, कम से कम यहाँ पर लीगल तरीके से रहेंगे, हम उनसे जानेंगे क्या परिस्थितियां रही, किन्होंने आपको भेजा, और जिन्होंने भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नीरज जी, फिर इतना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों? अगर सरकार इतनी स्पष्ट है और यहां तक ये कह रही है कि आगे जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाना है, हम बात करेंगे सरकार से, और हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से उनको भेजा जा रहा है उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे, फिर इतना पॉलिटिकल ह्यू एंड क्राई क्यों? पूर्णिमा जी देखिए, क्योंकि बहुत गंभीर बात है, मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रिटोरिक में आपको नहीं फंसाऊंगा, लेकिन इस बात को तो हर आदमी समझता है कि जब देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक कंपनी के लिए लाइजन ऑफिसर बन जाता है, तो वो अपनी जो डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस होती हैं, जो उसके पास डिप्लोमेटिक फ्री हैंड्स होते हैं, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आज अगर अडानी को बचाने के लिए या उसको काम ना दिलाने और दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी इस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते, तो आज शायद हम इस स्थिति में होते कि हम लोग कम से कम बात कर अपनी बात मनवा पाते। आप इस बात को गंभीरता से समझिए कि पिछले 11 साल में देश के पढ़े लिखे युवाओं की ये स्थिति हो गई कि उनको अपने देश के अंदर उस होपलेसनेस के साथ जीना पड़ा कि उन्होंने ये डंकी रूट समझकर, कबूतरबाजी समझकर, इन रास्तों के माध्यम से अपने परिवारों की सारी संपत्ति बेची, अपने परिवारों से सारे रिश्ते नाते तोड़े और अपनी जान को हाथ पर रखकर ये चले गए फॉर ग्रीनर पास्चर्स। और ये पूरे इंसिडेंट्स को सोशल मीडिया पर बहुत व्यापक तरीके से दिखाया गया है कि कैसे रोज हजारों हरियाणा, पंजाब, गुजरात के लोग
वहां बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं और किसी न किसी साउथ अमेरिकन कंट्री में उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है। तो देखिए, इसके पीछे तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट, और देश के पास आज इनको बताने के लिए कोई जवाब नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो इंद्राणी खोरबड़े का एग्जाम्पल बहुत ही व्यापक है इसके लिए, क्योंकि जब आपके हाथ में डिप्लोमेटिक एडवांटेज होता है, आप उनको अपनी बात पर ला सकते हैं। तब ये होता है कि अगर आपके किसी अधिकारी को उन्होंने परेशान किया, आपने अगले ही दिन उनके कांग्रेसनल डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया, आपने उनकी सिक्योरिटी हटाई, अगले दिन उनकी माफी आ गई। लेकिन आज क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी एक व्यापारी के लिए काम करने में ज्यादा सशक्त रहते हैं, तो आज उनके पास वो ताकत नहीं है। आप देखिए ना, कोलंबिया ने, एक छोटे से देश ने भी उनके सामने कह दिया था ना कि हम नहीं लेंगे। भले ही बाद में, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें वो टैरिफ लगाने में यूएस सक्षम रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो इस होप को लेकर आए थे कि हम जो हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हम यूएस के टैरिफ से नहीं डरेंगे। तो आज क्या प्रधानमंत्री में ये हिम्मत है कि वो कहे यूएस को, आपके अंदर जो ताकत है आप वो कर लीजिए, लेकिन अगर मेरे नागरिक के साथ उसके आत्मसम्मान को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर कोई आपको फ्री एंट्री नहीं दूंगा। 20 सेकंड में इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद अचल जी, दीपक जी, संजय राणा जी आपके पास आते हो। अब देखिए, भोपाल गैस कांड के सबसे बड़े आरोपी को जिन्होंने हवाई जहाज में बैठा के भगा दिया, देखिए ना, ये बेवकूफी उनकी पार्टी के लोग जब और इसके लिए आप इनको फ्री रन देंगे, पूर्णिमा जी देखिए, फिर आगे सामने करने का आपने अपने तर्क रखे सर। आपने अडानी का नाम लिया, मैंने रोका क्या? नीरज जी, आपने अडानी का नाम लिया, मैंने रोका क्या? आपने अडानी का नाम लिया, मैंने रोका क्या? क्या मैंने ह्यूमैनिटेरियन एंगल की बात नहीं की? क्या मैंने डंकी रूट की बात नहीं की? मुझे बोलने दीजिए। ऐसा नहीं होता है सर। फिर फ्री स्पीच है तो फिर फ्री स्पीच आपकी, उनकी भी है ना, उनको बोलने दीजिए। और उसके ऊपर ठीक है, प्लीज नीरज जी एक सेकंड, नीरज जी प्लीज जवाब ले लीजिए, पहले जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। Exactly, it is a very important issue and there is no scope of politics in it, sir. There should not be any scope of politics in it. It is a very important issue and a very serious issue. It is. शलभमणि त्रिपाठी, एक सेकंड, नीरज जी जवाब ले लीजिए ना सर, जवाब ले लीजिए नीरज जी, जवाब ले लीजिए। अरे सर जवाब ले लीजिए ना, आप थोड़ी तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे ना सर, जवाब सुनिए पहले। सुनिए ना, अडानी का दलाल टीवी पर अरे फिर सर वही बात, आपने अडानी का नाम लिया, मैंने रोका क्या आपको? आपने अडानी का नाम लिया, मैंने रोका क्या आपको? तरीका है क्या ऐसा? फिर वही बात करने का तरीका है। अडानी का दलाल, इसकी पार्टी अडानी की दलाली करती है और ये देश के सामने आकर ये बताएगा। नीरज जी समय मत बर्बाद करवाइए सर, समय मत बर्बाद करिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग डिबेट का हिस्सा है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। नीरज जी प्लीज समझाइए। अरे सर मत वेस्ट करिए ना समय। समझाइए कि शलभ जी आप जवाब कंटिन्यू करिए। देश के जो नागरिक हैं, शलभ जी आप कंटिन्यू करिए। बेच रहा है, जिन्होंने भोपाल गैस कांड के सबसे बड़े गुनाहगार एंडरसन को हवाई जहाज में बैठाकर भगा दिया, उसके वीडियो प्रमाण है। उसके वीडियो प्रमाण पे बात नहीं करेंगे। यासीन मलिक जो कहता था कि हम भारत से बात कर रहे हैं, उसके साथ मनमोहन सिंह गले लगते थे। ये वो लोग हैं जो चाइना की दलाली करते हैं। राहुल गांधी का नाम सीधे तौर पर चाइना की दलाली में आया कि जब भारत के सैनिक चाइना से मुकाबला कर रहे थे, तब राहुल गांधी चाइना के डेलीगेशन के साथ बैठ के अंदर गुपचुप बैठ के कर रहे थे, उनके साथ डीलिंग कर रहे थे। ये तो देश को पता है कि एंडरसन से लेके यासीन मलिक से लेके और चाइना के एजेंट के तौर पर किसी ने अगर काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। जब हमारे सैनिक, उस पर मैं एक्चुअली में शलभ जी, मैं एक्चुअली में इस समय उस पर बात करने में या जनता उस बारे में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। बात इस बात की है कि अगर अभी इस वक्त खास तौर पर मोर इंपॉर्टेंटली दीपक वोरा साहब आपके पास आते हैं, व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो पिछले कुछ समय में बहुत बेहतर हुए हैं। हम ये कहते हैं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरे दोस्त मोदी। हम जब बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की तो बहुत मजबूती के साथ हम इन रिश्तों को रखते हैं। डिस्पाइट सर मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ डोनाल्ड ट्रंप इज अ प्योर बिजनेसमैन, वो अपनी पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ेंगे, वो अपने देश के लिए पहले सोचेंगे, वो अपने अमेरिका को पहले रखेंगे। इन सब के बावजूद दीपक वोरा, इससे पहले अगर सरकार ये कह रही है कि लगातार डिपोर्टेशन होता रहा है, यही एसओपी है, इसी तरीके से होता रहा है, दो बातें इसमें समझने वाली हैं कि सर ये कितना जायज है ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे, और दूसरा क्या हम इस स्थिति में नहीं है कि हम इस पॉलिसी को, रिस्ट्रेंट एसओपी को किसी तरीके से बदलाव के तौर पर चर्चा के साथ आगे बढ़े कि ऐसा ना हो
इस तरीके से ना भेजा जाए कम से कम। अनम्यूट करेंगे वोरा सर। कैन यू हियर मी नाउ? Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? Perfect. जी, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर, बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ। फिर मेरे सहयोगी अचल मल्होत्रा वहां पर है, मेरी क्या जरूरत है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। अमेरिका में मैं पोस्टेड था 1982 टू 85, उस समय भी ऐसे कुछ मौके आए थे, हमें कुछ लोगों को वापस भेजना पड़ा था, और कुछ ऐसे थे जिनको भारत सरकार ने कहा था कि वही अपराधी हैं, वहां भाग गए हैं, इनको वापस भेजिए। तो मैं खुद एयरपोर्ट पे उनको छोड़ के आया था, और कुछ ऑफिसर्स हमारे उनके साथ गए थे, उनको भी रिस्ट्रेन करने के लिए प्रयोग किया गया था लोगों को वापस भेजने का। ये अमेरिका का कानून है, मैं तो रहा हूँ वहां, मैं दोनों बच्चे वहां पर हैं। वहां तो अगर किसी औरत को ड्राइविंग रेड लाइट जंप करते हुए देखते हैं, पुलिस वाला सीधा बाहर निकल के पहले हथकड़ी लगा देता है उनको। ये वहां का सिस्टम है, और ये सिस्टम सबको मालूम होना चाहिए। अगर आप वहां जा रहे हैं तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि उसके रिस्क क्या है। आप गैर कानूनी तरीके से भारत से जा रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में जा रहे हैं, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि जो सजा मिलनी है वो आपको मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ मैम, लोग क्यों जाते हैं दुनिया भर से। अमेरिका में इस समय 4 और 5 करोड़ के बीच में इमिग्रेंट्स हैं, उसमें से मैम 10% यूरोप से हैं, भारत से बहुत सारे हैं, चीन से हैं, लैटिन अमेरिका। क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं जाते कि भारत में इनकी पिटाई हो रही है, ये इसलिए जाते हैं अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने। ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। अगर आप कभी न्यूयॉर्क जाएंगे, हमें जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो उन्होंने कहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आप न्यूयॉर्क जाइए, वहां के हार्बर पे जाइए, वो मैडम लिबर्टी खड़ी हुई है मशाल लेके, और उसमें क्या लिखा कि जो आपके पीड़ित हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, जिनको सताया जाता है, मेरे पास भेजो, मेरी मशाल मेरे हाथ में है और मैं सुनहरे दरवाजे के साथ खड़ी हूँ। यानी अंदर घुसोगे तो सोना ही सोना वहां पर। ये बहुत पहले 100 साल पहले की बात थी। अब सिचुएशन डिफिकल्ट है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर एक देश का कानून है वापस भेजा जाए, वापस भेजा जाए। किस तरीके से वापस भेजा जाए वो उन पे है। देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ कि आप उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते। जो कोलंबिया में भी भेजे जा रहे थे ऐसे ही गए थे, ग्वाटेमाला में भी जो जा रहे थे ऐसे ही गए थे, मेक्सिको में जो गए हैं ऐसे ही गए। ये वहां का सिस्टम है, यू कांट फाइट इट। यही हो सकता है कि वहां मत जाइए। हमारे समर्थन के साथ अमेरिका के अचल मल्होत्रा सर, फिर ब्राजील ने मैं समाप्त कर लूं मैम। बोलिए। संबंध इतने मजबूत है कि ये एक जो बात हुई है इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी ब्रांड इक्विटी बहुत गहरी है दोनों देश में। अच्छा, जल्दी से मैं एक बार अचल सर आपके पास आने से पहले जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। दिल्ली चुनाव पर एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, फिर ब्राजील ने ये कैसे कह दिया कि जिस तरीके से भेज रहे हैं ऐसे मत भेजिए, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। ब्राजील जब ये कह सकता है कि हथकड़ी लगाकर मत भेजिए, और जो अभी दीपक वोरा सर कह रहे हैं कि वी कांट फाइट इट, उनका जो रूल है वो रूल है, हथकड़ी लगाने का रूल है तो है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वी कांट फाइट इट। दरअसल हमारा एक मोबिलिटी और माइग्रेशन पे एग्रीमेंट है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने इसके बारे में बातचीत की है। दरअसल मुद्दा क्या है, मेन मुद्दे से हमें भटक हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन ऑनवर्ड्स माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, इन सब इश्यूज को बहुत ही ज़्यादा इस पे बात करी है। और इस बार जब वो जैसे ही वो पावर में आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने पब्लिसाइज तरीके से डिपोर्ट करना शुरू किया है, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक मैसेज है। उनकी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 14 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं इस समय यूएसए में है, जिसमें 60% ऐसे हैं जिसका कोई लीगल बेस नहीं है, और 40% ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रोटेक्शन में या किसी उनके सिस्टम के हिसाब से उन्हें टेम्पररी तौर पे रहने दिया जा रहा है। और मुझे इस पॉलिसी में कुछ गलत नहीं लगता। अब आते हैं हमारी पॉलिसी माइग्रेशन इमिग्रेशन को लेके क्या है। बहुत सिंपल है, हम इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हम मोबिलिटी पे जोर देते हैं कि लीगल तरीके से फ्रीडम टू मूव अक्रॉस द वर्ल्ड सब तरफ होनी चाहिए, कहीं पे इसको कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। और इसी को लेके हमारे मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट्स है यूके के साथ, इटली के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के साथ। अब प्रोसीजर दीपक वोरा सर मेरे सीनियर है, उन्होंने बताया आपको कि उन्होंने तो विटनेस किया है, तो ये प्रोसीजर है। अब हमारी जो बायलैटरल बातचीत होती है हम उसे इंडिविजुअल बेसिस पे, 1-to-1 बायलैटरल बेसिस पे कोई दूसरा प्रोसीजर उसी मोबिलिटी माइग्रेशन एग्रीमेंट के अंदर या बाहर डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आप
बात करिए पिछले साल, आप पिछले 2012-13 क्यों जाते हैं? स्टैटिस्टिक्स जो दी गई है 1300 से ज्यादा पिछले साल डिपोर्ट हुए हैं। Right, तो sir. पिछले साल क्यों नहीं पब्लिसाइज किया गया? 1368, राइट सर। हाँ, तो पिछले साल क्यों नहीं इसको पब्लिसाइज किया गया? पिछले साल क्यों नहीं पॉलिटिसाइज किया गया? तो ये आप डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल स्टेटमेंट और उसके मैसेजिंग के चलते हुए अपने देश में ये जो सियासत कर रहे हैं उसे छोड़िए, मेन मुद्दों पे आइए। ये एक ओपन सीक्रेट, अनफॉर्चुनेट सीक्रेट है कि इलीगल माइग्रेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने अपनी हेड्स ऑफ मिशन की जो कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर लिया करते थे जब मैं एम्बेसडर था, मैंने आके खुलेआम सरेआम सबको बोला था कि भैया रोको, अर्मीनिया और जॉर्जिया में हमने बहुत रुकवाई थी ये। तो ये एक ओपन सीक्रेट है, तो आप उसको रोकिए, कारण देखिए कि क्यों लोग जाना चाहते हैं। जो चला गया अगर हम वापस नहीं ला सकते। इसीलिए सर मैंने शुरू में ही कहा कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या की हम पहले जड़ में देखेंगे ना। इलीगल माइग्रेशन की जरूरत क्यों? कबूतरबाजी और जो ऐसे एजेंट्स हैं जो धोखा देकर पैसे ले लेते हैं और लीगली मूव नहीं करवाते, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे एजेंट्स पर नकेल कसने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, माहौल ऐसा देश में पैदा हो कि जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। भाई क्यों हम जाएंगे यूएस? क्यों जाना है हमको यूएस, कनाडा, ब्रिटेन? हमें लंदन क्यों जाना है? हम भारत में रहेंगे। संजय राणा साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जो इमिग्रेशन एक्ट है सर, अभी मैं खबर पढ़ रही थी 1983 का जो इमिग्रेशन एक्ट है उसमें बदलाव शायद सरकार कर सकती है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से खबर है। उसको लेकर चर्चा की जा सकती है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। क्या ये उस कोर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की सरकार की कवायद है जिस पर आज हम चर्चा करें? जिस तरीके से होता है हम उस पर कैसे रोक लगाएंगे? और सबसे बड़ी बात सर, ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर बात करनी बहुत जरूरी है। उसको हम मिस आउट कर जाते हैं किसी देश की एक पॉलिसी के नाम पर। होगी यूएस की पॉलिसी हथकड़ी लगाने की, बट उसको देखने से समस्या तो होगी ना। अनम्यूट करेंगे राणा जी। गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये चीजें हो क्यों रही है। देखिए, एक लॉ होता है, उसमें मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि सलम मणि साहब और बाकी पूर्व राजनीतिक व्यक्तियों ने ऑलरेडी जो डिप्लोमेट्स रहे उन्होंने व्यक्त कर दिया, लेकिन मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे देश क्यों कर रहे हैं। भाई 23 सितंबर 2023 में एक कोलंबियन को डिपोर्ट किया था यूके से, उसने कमिट कर लिया, सुसाइड कर लिया था। 22 सितंबर 2017 को यूएस से एक मैक्सिमम को डिपोर्ट किया था, उसने कमिट सुसाइड कर लिया था। मैं ऐसे आपको 50 आंकड़े विद डेट विद गार्जियन बीबीसी की न्यूज दे सकता हूं जिसमें तथ्य है कि डिपोर्ट किए जा रहे थे, उन्होंने कमिट सुसाइड कर लेते। जब आदमी डिपोर्ट किया जाता है, प्लीज समझिए, ये लीगल लोग नहीं है, ये घबरा जाते हैं, और घबराने से हो सकता कोई गलत कदम उठा ले, तो कभी कभी इस तरह की बेड़ियां रखी जाती हैं और बांधी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हमारे एक मित्र नीरज जी बता रहे थे कि ये बेरोजगारी, ये बताइए 40 लाख रुपए दे के या 50 लाख रुपए दे के या अपनी जमीन बेच के, अपना घर बेच के आप इलीगल तरीके से जा रहे हो। आप इतने मूर्ख हो क्या कि आपको पता नहीं कि वीजा लगा के विदेश जा रहे हो, तो बिना वीजा के अगर जा रहे हो, किसी द्वारा जा रहे हो, कहीं वाया जा रहे हो, तो गड़बड़ा। आप ये बताइए कौन सा रोजगार नहीं सृजन हो सकता है 40 लाख के अंदर? हम बोलते हैं 5 लाख में तो आपको आपकी किचन बन जाता है जिसमें आप डिलीवरी कर सकते हो, 50 लाख में एक रेस्टोरेंट तैयार हो जाता है इसमें आप काम कर सकते हो, 50 लाख में ट्रक ले सकते हो, उसमें लोन ले सकते हो, अपने जमीन के अगेंस्ट हो सकते हो। लेकिन ये जाते क्यों हैं, हम उसका कारण बताते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा डॉलर के लालच होता है कि वहां जाते हैं लेबर का काम करने। इनको ऐसा नहीं कोई आईटी एक्सपर्ट है वहां पे आईटी का काम मिलेगा, या कोई पढ़े लिखे बहुत ज्यादा इनको रोजगार मिलेगा। ये इलीगल लेबर्स है, वहां पे डॉलर के लालच में जाते हैं। यहाँ पे 500 रुपए मिलता है, वहां पे $500 मिलता है, यही लालच है। कई लोग पहले भी जाते थे जो विदेश में कमाते थे, यहाँ पे आकर राजाओं की तरह रहते थे। आपको समझना होगा कि इलीगल तरीका गलत है, लेकिन आप हर समय मानवता के नाम पे नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं भारत सरकार को बहुत अच्छा काम किया, इनको वापस ले लिए, नंबर 1। नंबर 2, पूर्णिमा जी, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इलीगल तरीके से इस देश को छोड़ने की कोशिश की, नंबर 1।
फर्जी दस्तावेज कहीं ना कहीं बनाए हुए, नंबर 2। नंबर 3, इनके जरिए ये जाना जा सकता है कि कबूतरबाजी में कौन कौन से एजेंट इन्वॉल्व है। तो ये इनको तो गिरफ्तार करके पहले तो जेल भेजना चाहिए। और इस तरह की बातों पर त्राहिमाम क्यों मचा रहे हैं? त्राहिमाम नहीं बचाना चाहिए। हम आपको 1980 से लेकर के 2020 तक का आंकड़ा देंगे जहां पे लोगों को डिपोर्ट किया गया। अभी हमारे मित्र तारिक साहब बोल रहे थे, ठीक है, वो 2018 में प्रधानमंत्री ने ललकार दिया था, यूएस के डिप्लोमेट घबरा गए थे और यूएस के सरकार हिल गई थी। ठीक है, वो अवेलेबल है सर। 15,756 2009 से अभी तक जो डिपोर्ट किए गए उनके ये नंबर्स हैं। और ठीक है, हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है। लेकिन अब इसके बाद आगे क्या? जल्दी से 30 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे क्योंकि समय कम है। पहले नीरज जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। नीरज जी, 30 सेकंड्स का टाइमर रहेगा सर। पूर्णिमा जी, 1947 से लेकर 2013 तक लगभग 4,75,000 इलीगल इमिग्रेंट्स रिपोर्ट हुए यूएस में, और पिछले 11 साल में यह आंकड़ा बढ़कर आज 7,25,000 के पार जा चुका है। तो संजय राणा को ये बता देना चाहिए कि क्या ये हालात इस तरीके से ही बदले, और वो गिरता हुआ डॉलर जो प्रधानमंत्री की शान की तरह गिर रहा है, क्या वही वजह रही है? देखिए, ये बहुत ही एम्पैथी के साथ डील करने वाला इशू है। आपको इसकी बुनियाद के अंदर जाना होगा, एंड यू विल हैव टू थिंक कि एक आज के समय पर आपको एक डिप्लोमेटिक चैनल खोलना होगा जिसके अंदर आप और हम। 30 सेकंड शलभ जी। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लगातार हार रहे हैं, लगातार जनता की अदालत से बेआबरू होकर लौट रहे हैं। तो उनको लगता है कि इस मुद्दे को उठाकर वो एक अलग तरह की प्रतिक्रिया पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो आंकड़े आज रखे हैं विदेश मंत्री जी ने, उससे विपक्ष ही बेनकाब हुआ है कि कितनी बड़ी संख्या में, मतलब 4,000 5,000 की संख्या में मनमोहन सिंह जी की सरकार में लोग डिपोर्ट किए गए, और यही वैधानिक प्रक्रिया थी। लेकिन देश का किस प्रकार से माखौल उड़े, ये कांग्रेस की कोशिश होती है। देश की किस प्रकार से बेइज्जती हो, ये कांग्रेस की कोशिश होती है। क्योंकि इनकी तो जो सारी डीलिंग होती है वो दूसरी धरती से होती है, विदेश की धरती से होती है। तारिक साहब अभी भाई हमारे बता रहे थे कि 50 लाख में क्या क्या हो सकता है, बहुत से काम हो सकते हैं। एक काम और हो सकता है, नाले की गैस निकालो तो पकड़ो चलो, ये बताना आप भूल गए थे, ये बताना था। अभी कोई साहब बता रहे थे कि 80 के दशक में वो ऑफिसर थे, लोगों को भेजा जा रहा था। क्या भारतीय अधिकारी वहां मौजूद थे? इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने उनको हथकड़ी बांध के भेजा नहीं है। हमारे अधिकारी वहां खड़े थे, के सामने हमने बुलवाया है इनको। इस स्थिति में महिलाओं को और बच्चों को ये अधिकारी साहब से कंफर्म होता है। तीसरा सवाल, जब ट्रंप के बाद कह रहे थे कि हम लोगों को डिपोर्ट करेंगे, भारत के विदेश मंत्री समय की थोड़ी सी जल्दी से वोरा साहब 30 सेकंड्स तक सर लिमिट रख पाऊंगी। 30 सेकंड्स वोरा साहब। क्या चाहती है? मैं कहूँ, यही कहूंगा, अमेरिका वो कर रहा है जो उसके कानून है, हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं होना चाहिए, उसको पैदा करना इट्स एन एम्बैरेसमेंट हमारे लिए। अमेरिका अपनी पॉलिसीज नहीं बदलेगा, वो सुपर पावर है अकेला, वो करेगा जो वो करना चाहता है। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम बात कर सकते हैं, जरूर करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, लेकिन डिसीजन उनका है, हमारा नहीं। फेयरली टेकन। आंचल साहब, देखिए, ये बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव मैटर है। हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि अपने देश में ऐसी परिस्थितियां बनाएं कि जिसमें इलीगल माइग्रेशन पे पूरी रोक हो। इवन ब्रेन ड्रेन को अगर हम रिवर्स कर सके या ब्रेन ड्रेन को भी रोक सके, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत जरूरी है। और ये इलीगल माइग्रेशन के पीछे जो एक इंडस्ट्री है, जो नेक्सस है, उसे तोड़ा जाए। इसकी विल पावर जो सरकार दिखा देगी, मैं उसे सैल्यूट करूंगा। राइट। संजय राणा जी, शायद ये एक शुरुआत होगी बेहतरी के लिए। मैं सर 30 सेकंड में आप कुछ आंकड़े देना चाहते हैं। देखिए, अभी नीरज भाई ने बोला 7,25,000 पीयू की रिपोर्ट है, कोई आधिकारिक तौर पे अमेरिका की रिपोर्ट नहीं है। अमेरिका के हिसाब से 18,000 लोग वहां पे इंडियन माइग्रेंट है। और बताता हूं, 23 और 24 में तकरीबन 90,415 इलीगल माइग्रेशन हुए, इसमें 3% सिर्फ इंडियन थे। तो जब आंकड़ा लेके बैठा करिए, पूरा आंकड़ा लेके बैठा चाहिए। जहां तक चर्चा हो रही थी, इस पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लेना चाहिए। लेकिन हाँ, गैर कानूनी काम अगर आप करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। आपको तो जेल में भी बंद कर सकते हैं, जिससे दुबई में होता है। लेकिन उनको जेल में तो नहीं बंद किया, एटलीस्ट उनको यहाँ डिपोर्ट कर दिया, अपने घर भेज दिया। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, 50 लाख खर्चा करके आप लेबर बनने मत जाओ। 50 लाख खर्चा करके रोजगार सृजन करो, रोजगार दो लोगों को, इंडस्ट्रीज बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, ना कि विदेश में जाके नौकर और लेबर का काम करो। ये अंतर होना चाहिए सोच में। सोच में बदलाव करेंगे तभी देश में बदलाव। ठीक है। मेरे पास समय कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक वोरा साहब, अचल मल्होत्रा, थैंक यू सो मच। संजय राणा जी, शलभ मनी जी, नीरज जी, तारिक साहब, शुक्रिया आपका दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।